गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिज्म। क्या पढ़ेंगे? मार्क्सिज्म, चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस, सम मेजर डॉक्ट्राइन्स। और उसमें जो हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया है आज के लिए वो है मार्क्सिज्म अर्थात मार्क्सवाद। मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, आप लोग को हिंदी में बोलूंगा, आप लोग उसको कर लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? देखो, मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म या हिंदी में बोलते हैं मार्क्सवाद, ठीक है? आज के युग में हम बोल सकते हैं ये ऐसी विचारधारा है जो जिसका प्रासंगिकता, ठीक है, हर क्षेत्र में है और आज भी यह विचारधारा, ठीक है, चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे ये विचारधारा, मार्क्सिज्म विचारधारा बेसिकली क्या बोलता है, ये क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो कार्ल मार्क्स और उनके एक साथी थे, मैं स्टोरी के टाइप बता रहा था कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। उनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। इन दोनों के संयुक्त विचारों को, मतलब संयुक्त रूप से इन दोनों के विचारों को मार्क्सवाद कहते हैं, ठीक है? बेसिकली मार्क्स के विचार को भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि मैं सेकेंड लाइन में लिखा है, मैं लिखा हूं क्या कि मार्क्सिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द व्यूज, व्यूज मतलब देखने का तरीका, एंड टीचिंग ऑफ कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का क्या है? विचार है, टीचिंग से, ठीक है? मार्क्स के बाद और एक बड़े ही मार्क्सवादी राइटर थे, ठीक है, जिन्होंने इसको डेवलप किया, मार्क्सिज्म में एक फिलॉसफी को, दर्शन में डेवलप किया। उनका नाम था लेनिन, ठीक है? उनका नाम था लेनिन और इसीलिए इनको, ठीक है, फादर ऑफ मटेरियल फिलॉसफी कहते हैं। फादर ऑफ, लेनिन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मटेरियल फिलॉसफी कहते हैं। मार्क्सिज्म डेवलप्ड, देख सकते हो, मार्क्सिज्म डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट कैपिटलिज्म इन सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, 19th सेंचुरी। इसको ध्यान से देखना है। जैसा कि आज पिछले क्लासों में हम लोगों ने किया था, किस प्रकार जो हिस्ट्री के अंदर देखा था, कोलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म डेवलप किया, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद 16वीं 17वीं शताब्दी में किस प्रकार विकसित हुआ। और कोलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म बेसिकली जो यूरोपियन कंट्री थे, मोस्ट पर्टिकुलरली ब्रिटेन, उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, कैपिटलिज्म को समर्थन करना। कैपिटलिज्म क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। क्या कहते हैं? पूंजीवाद, ठीक है? मार्क्सिज्म, ठीक है, एक्चुअली कैपिटलिज्म के विरोध में हुआ, डेवलप हुआ ये विचार। जो पूंजीवाद, पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म क्या करता है? कैपिटल बिल्डिंग, पूंजी का विकास करो, पूंजी किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश के अंदर जितना ज्यादा हो सके विकास करो। जबकि मार्क्सिज्म, जिसने एक विचारधारा दिया जिसको हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं साम्यवादी विचारधारा, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इक्वलिटी को लाना, समानता को लाना, इसलिए कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का मतलब ही होता है साम्यवाद, ठीक है? इसके जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, उस पुस्तक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बाद में मैं स्पेलिंग के साथ बता दूंगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, 1848 में आई थिंक। हाँ, इस किताब में इन्होंने मार्क्सवाद के विचार को, मार्क्सवाद के उद्देश्य को, ये जो मार्क्स विचार है उसके उद्देश्य को बताया कि मार्क्सवाद क्या है। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो मार्क्सिज्म है अर्थात जो मार्क्सवाद है वो पूंजीवाद का विरोध करता है और पूंजीवाद के विरोध में ही मार्क्सवाद का स्थापना। क्योंकि पूंजीवाद का मानना क्या है कि पूरे विश्व स्तर पर पूंजी को एक जगह लाना, किसी पूंजीपति बनाना, ठीक है? जबकि मार्क्सवाद पूंजीवादी ना होकर वो समानता, इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है? तो ये हम लोग देखते हैं 19वीं शताब्दी में, जब हम लोग देखते हैं कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म अपने चरम सीमा पे था, तो सभी देश अपने आर्थिक रूप से अपने आप को कैपिटलिस्ट बनाने का प्रयास कर रहे थे।
जिससे जो कमजोर देश थे, जो छोटे देश थे, उन लोग पे काफी अत्याचार होता। इन अत्याचारों को से बचाने के लिए या इक्वलिटी लाने के लिए, उन लोग को न्याय करने के लिए ए थ्योरी डेवलप बाय कार्ल मार्क्स विच इज नोन एज मार्क्सिज्म। ठीक है, तो मार्क्सिज्म का उदय कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद है उसके विरुद्ध में हुआ है। इतना क्लियर हुआ? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या क्या घटना हुआ जिससे मार्क्सवाद या हम लोग बोलते हैं मार्क्सिस्ट फिलॉसफी डेवलप किया? देखो, यहाँ पे तीन घटनाएं या तीन हम लोग बोल सकते हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है विच हेल्प इन डेवलपिंग मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के विचार का आना या मार्क्सिज्म आना कैसे आया? तो पहला था ब्रिटिश इकोनॉमी। जैसे मैं बता दिया था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था था वो दो विद्वान थे उस समय के, जिनका नाम था डेविड रिकार्डो, जिन्होंने रिकार्डो सिद्धांत दिया, और एक व्यक्ति थे, रिकार्डो का आर आई होगा, रिकार्डो, और दूसरा नाम था एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन दोनों ही ने मिल करके, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इन दोनों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको, एडम स्मिथ को। दोनों ने मिलकर क्या किया? पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया, या पूंजीवाद को, ब्रिटेन को एक पूंजीवादी राष्ट्र बनने के लिए कहा गया। ठीक है, और इसी के तहत नहीं लोग दूसरे देशों में जाकर अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। ठीक है, तो ये जो घटना था, ये जो क्रम चल रहा था, इससे जो कार्ल मार्क्स थे उनको ये अच्छा नहीं लगा। ये हम लोग बोल सकते हैं इसका विरोध करने लगे कि भाई ये पूंजीवादी, अगर सब पूंजीवादी कंट्री बन जाएगा तो व्हाट अबाउट द स्मॉल कंट्रीज, ठीक है, जिसका संसाधन बहुत कम है, जो पिछड़ा हो तो और पिछड़ जाएगा। ठीक है, सब एक ही के हाथ में सब चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहली बात था, ब्रिटिश इकोनॉमी सिस्टम था, उससे वो खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं इसी के विरुद्ध में वो सोचने लगे। सेकेंड थिंग, जर्मन फिलॉसफी। ठीक है, जर्मन फिलॉसफी, ये क्या हो गया भाई? जर्मन फिलॉसफी, जर्मन दर्शन का बहुत बड़ा योगदान था। एक यहाँ पे मैं नोट करना बोलना बात चाहूंगा कि हेगेल, एक द रोल ऑफ हेगेल में शॉर्ट फॉर्म मिलेगा। हेगेल एक व्यक्ति का नाम था जो कि मार्क्स के गुरु थे, कार्ल मार्क्स के गुरु थे। उनका फ्रेडरिक एंजल्स को जो था वो मित्र थे, और हेगेल जो थे मार्क्स के गुरु थे। और किस प्रकार मार्क्स ने अपने जो गुरु है उसके ही विचार को एकदम पलट दिया, उसको जब हम लोग डिलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे, मार्क्स का थ्योरी, तो वहां पे हम लोग समझेंगे। तो हेगेल ने भी इनिशियली आरंभ में मार्क्स को अपने विचार से प्रभावित किया, कहीं ना कहीं मार्क्स उससे बहुत हद तक प्रभावित हुए। और तीसरा चीज, उन्होंने जब फ्रेंच साम्राज्यवादी व्यवस्था को देखा, तो वहां पे देखा कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में समानता एवं भाईचारे की स्थापना हुई, जिससे कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित हुए और उनका उद्देश्य बन गया कि पूरे विश्व में क्या करे, वो इक्वलिटी लाए एंड ब्रदरहुड लाए। तो ये तीन कारणों के वजह से हम लोग देखते हैं मार्क्सिज्म, या इसको हम लोग अदर समझ कम्युनिज्म, ठीक है, साम्यवाद का थ्योरी डेवलप किया गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन काल में बहुत सारे सिद्धांत दिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, खाली नाम आज मैं बता देता हूँ और एक डिस्कस करूंगा एक सिद्धांत के बारे में। आप लोग देख सकते हो सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म और मार्क्सियन थ्योरीज। पहला है डिलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, दूसरा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तीसरा है द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, चौथा है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट, द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। ये सारे थ्योरी आपको जानना ही पड़ेगा अगर आप पॉलिटिकल के हो या हिस्ट्री के हो या कोई भी सब्जेक्ट के हो। कभी कभी हम लोग को जब रिलेट करना पड़ता है तो हम लोग को सारे थ्योरी, दूसरे सब्जेक्ट का भी थ्योरी को हम लोग को जानना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये थ्योरी आपको क्या है जानना है। तो अभी लिखना नहीं है, मैं बाद में समझ दूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो आज मैं जो थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, आसान थ्योरी पढ़ाऊंगा, द थ्योरी ऑफ
सरप्लस वैल्यू, जिसको बोलते हैं हिंदी में अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। क्या कहते हैं? अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सरप्लस। दिखाई दे रही है सबको? ये क्या हो जा रहा है अपने आप? आज हम लोग देखेंगे द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखो, ये जो थ्योरी है, मैं जैसा कि पहले ही बता दिया कि कार्ल मार्क्स थे वो पूंजीवाद और बार बार क्या आ जा रहा है, पूंजीवाद और साम्यवाद के हाँ, जैसा कि मैं बताया कि ये जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, कोई मार्क्स का जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे ना, एक चीज मैं कॉमन बता रहा हूँ, हर थ्योरी में उन्होंने कॉमन पीपल, साधारण लोग जो है या जो नीचे दबे हुए लोग हैं, उनकी समानता की बात है, अर्थात उनको भी एक समान स्तर पर लाने का प्रयास किया है। तो ये भी एक थ्योरी है, और इस थ्योरी को वो रिकार्डो और स्मिथ के विचार से विरुद्ध में प्रस्तुत किए। उन्होंने जो लेबर को लेकर जो थ्योरी दिया, उसके विरुद्ध में ही हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस आया। जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं क्लास 11 में, आप लोग को पता है कि देर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के चार तत्व होते हैं या चार पहलू होते हैं। क्या क्या? एक होता है लैंड, आपको उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, भूमि। दूसरा क्या चाहिए? लेबर चाहिए, आपको क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, ठीक है, श्रम चाहिए। तीसरा कैपिटल, आपको पूंजी चाहिए, और चौथा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो ये बेसिक टेनेंट्स है या एलिमेंट्स है प्रोडक्शन का, जो भी हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का मानना, सर यातायात का सुविधा भी तो था सर। अरे भाई मत बोलो बीच में, इकोनॉमिक्स में चार ही अभी हो रहा है फिलहाल, ठीक है। लेकिन ये चार में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, वो क्या है? वो है तुम्हारा लेबर। अब लेबर अर्थात श्रम या श्रमिक भी हम लोग बोल सकते हैं। अब मार्क्स ने इसको कैसे प्रूव किया, देखो, क्योंकि कहा जाता है द थ्यू दे यहाँ पे होगा, हाँ, दे ऑलवेज, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है, जो हमारा कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीवादी क्लास है, उन्होंने शुरू से ही, ठीक है, हमेशा श्रमिक वर्ग का शोषण किया है। दे ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटल। दे यहाँ पे कौन है? दे यहाँ पे श्रमिक वर्ग है, ठीक है, जो श्रम करता है, जो मजदूरी करता है, जो काम करता है, ठीक है, उसको दे बोला गया है। हम लोग लेबर क्लास बोल सकते हैं। लेबर क्लास चेंजेस द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। और जो लेबर क्लास होते हैं, कोई भी चीज को एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा प्रेजेंस रखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, सरप्लस वैल्यू का मतलब हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य। ये अतिरिक्त मूल्य क्या है? ध्यान से सुनना। ये अतिरिक्त मूल्य है हम लोग कुल कार्य में उत्पादित वस्तु का मूल्य माइनस, देखो माइनस का चिन्ह दिया हूं, माइनस कुल कार्यकाल में प्राप्त मजदूरी का मूल्य, ठीक है। आप लोग अभी भी नहीं समझ में आएगा। अब देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं। कोई भी एक सामान बनता है, मान लो एक किताब बनी है, ठीक है। एक किताब को बनाने में 200 पेज का किताब है, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल क्या? पेज लगेगा, इंक लगेगा, मशीन लगेगा, यही लगेगा ना भाई। पेज लगेगा, इंक लगेगा, मशीन लगेगा। तो वो सब मान लेते हैं, पेज लगा के, इंक लगा के, मशीन लगा के हमारा 100 रुपया आ रहा है खर्च, ठीक है, या 150 रुपया आ रहा है, ठीक है, इंक में, पेज में और मशीन में, सब कुछ
कॉस्ट प्रोडक्शन, उसका बनाने में कितना सामान लग रहा है, वो रॉ मटेरियल का कितना लग रहा है, 100 रुपया। लेकिन एक व्यक्ति जो उस फैक्ट्री में या वो कहीं काम करता है, उसको क्या करता है, मशीन से बनाता है, अपना श्रम देता है, तब वो 100 रुपया का चीज या 150 रुपया की चीज कितना में बिक्री होता है, 700-800 में बिक्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक पेन है, एक कलम है, ठीक है, कलम प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को ही गला उला के सब कलम बनाया जाता है, तो प्लास्टिक का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। मान लो एक पेन जो है प्लास्टिक है, उसको वैल्यू क्या है, मान लो 5 रुपया है, एक पेन को बनाने में लग रहा है, लेकिन वो पेन में जो उसको निखारता है, उसको अच्छा करता है, कौन करता है, श्रमिक करता है। या हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिट्टी से बने हुए मूर्ति, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो मिट्टी से बने, जो कैपिटलिस्ट क्लास क्या होता है, जो पूंजीवादी क्लास होता है, वो क्या करता है, मिट्टी ला करके देता है कि भाई श्रमिक वर्ग को तुम इतना इतना मूर्ति बना दो। अब वो मिट्टी और रंग का सहायता से क्या करता है, मूर्ति बनाता है। तो मिट्टी का मान लो कि 100 रुपया वैल्यू था, और 100 रुपया में 1000 का मूर्ति बना देता है, 2-4 मूर्ति बना देता है। ध्यान से सुनो, 2000। मान लो कि मिट्टी लगाया, कैपिटलिस्ट क्लास कितना लगाया, एक एग्जाम्पल लेगा, देखो नीचे, मिट्टी में हम मानते हैं तुम्हारा 100 रुपया लगा दिया, सब प्रोडक्ट मिट्टी उट्टी मिला करके लग गया, ठीक है, और प्लस उसमें क्या कर दिया, एक श्रमिक अपना मजदूरी करता है, मजदूरी लगाता है, काम करता है, या हम लोग बोलते हैं, या काम बोल सकते हैं, काम करके उसको पूरा तैयार करता है, ठीक है, काम करके क्या करता है, पूरा तैयार करता है, और वो चीज जो 100 रुपया लगा था, वो कितना में बिक्री होता है, 800 या 700, या हम 700 ही मानते हैं। तो हम लोग का लगा क्या, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, 100 रुपया, 100 रुपया हुआ, ठीक है, और हम लोग का सामान कितना बना, 700 का, 700 का सामान नहीं है ना, मूर्ति 700 बन गया, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 600। तो इनकम कितना का हुआ, 600 का हुआ, ठीक है। तो इसको ही बोलते अतिरिक्त मूल्य। तो उसका 100 रुपया था, 100 से जो उसको 700 में बिक्री कराया, जो उसमें रंग किया, उसको सुखाया, उसको आग में डाला, उसमें उसको निखारा, ये सब किसने किया, बताओ, क्या मालिक ने किया, क्या ये सब मालिक ने किया, मालिक ने नहीं किया, ये सब किया श्रमिक या श्रम। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि ये 600 का 10% भी मजदूर वर्ग को नहीं मिलता है, पूंजीपति वर्ग जो उससे बनवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 80-90% वो खुद रख ले, ठीक है। तो सरप्लस वैल्यू क्या है, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक फार्मूला लिखा हूं, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये है फार्मूला। सरप्लस अतिरिक्त मूल्य मतलब फाइनल कॉस्ट। मान लो फाइनल कॉस्ट हम लोग का कितना पड़ा, हम लोग अभी क्या बताए ना कि टोटल हम लोग का 700 रुपये का सामान बन गया। इनिशियल कॉस्ट मतलब होता है, इनिशियल कॉस्ट मतलब आरंभिक कॉस्ट। आरंभिक कॉस्ट कितना था, हमको 100 रुपया ही लगाना पड़ा, तो फायदा कितना का हो गया, 600 का। तो ये 600 क्या हो गया, अतिरिक्त मूल्य। ये क्या हो गया, अतिरिक्त मूल्य। समझ में आया बात। तो फाइनल कॉस्ट मतलब फाइनल अभी कितना में ये बिक्री होने वाला है, 700 में मूर्ति बिकने वाला है। मिट्टी का कुछ वैल्यू नहीं था, उसको बना करके इतना अच्छा मूर्ति बना दिया, ठीक है, वो 100 का हो गया। 100 का सामान लगाया था, रंग लगा करके मिट्टी उठी, अब उसको बचा क्या, 600 रुपया उसका प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट में क्या करते हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास पैसा है, जो पूंजी लगा रहा है, वो ज्यादा इसका लाभ अर्जन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है मार्क्स ने यही बोला इस थ्योरी में कि अतिरिक्त मूल्यों में श्रमिक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन उस योगदान के तहत उसको उतना नहीं मिलता है, जो मैं पहला लाइन बोला इस थ्योरी को जब स्टार्ट किया था। देखो पहला लाइन क्या बोला कि प्रोडक्शन का 4 है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर है, जबकि लेबर को उतना नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। लेकिन इस थ्योरी की कुछ कमियां भी है, जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कमियां अर्थात क्रिटिसिज्म। अब कमियां क्या क्या है, देखो सिंपल सा बात है
क्योंकि मार्क्स ने 2-3 चीज को ठीक से क्लियर नहीं किया। पहली बात, ओनली फोकस्ड ऑन लेबर वेयर एज लैंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर आल्सो इम्पोर्टेंट। मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में सिर्फ लेबर क्लास का ही महत्व दिया है, उसने पूंजी को महत्व नहीं दिया है उतना। एंटरप्रेन्योरशिप, देखो जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं तो साहस का बहुत जरूरत है। साहस कौन लगाता है? जो पूंजीपति वर्ग है वही लगाएगा साहस। उसके बाद साहस होना भी, कोई भी व्यवसाय करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, वो भी कौन का लगाता है? तुम्हारा कैपिटलिस्ट क्लास लगाता है, ठीक है। तो इन सब चीज को थोड़ा कहीं ना कहीं डिमीन कर दिया या कम दिखाया है मार्क्स ने, ये कमी है। ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। रॉ मटेरियल ही नहीं देगा कैपिटल क्लास तो कहाँ से बनाएगा? मान लो कि मिट्टी ही नहीं दिया तो बनेगा कहाँ से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नॉट गिवन इम्पोर्टेंट टू मेंटल लेबर। मेंटल मतलब मानसिक श्रम। देख, एक होता है शारीरिक श्रम। कहा जाता है कि कोई भी जब हम व्यवसाय करते हैं तो मानसिक श्रम कौन करता है? मानसिक श्रम करता है पूंजीवादी। वो टेंशन लगाया, पैसा लगाया, उठेगा नहीं उठेगा, तो मानसिक श्रम तो दे रहा है, भले ही शारीरिक श्रम नहीं दे रहा है, लेकिन उसको टेंशन है, कॉल आता है, लेबर गया नहीं गया, इतना माल आया इतना माल नहीं गया, तो उसका देख क्या है, मेंटल प्रेशर रहता है। उसको मार्क्स ने नहीं दिखाया, वो लाभ ले रहा है, उसने तो बता दिया, मार्क्स ने बता दिया, लेकिन मार्क्स ने ये नहीं बताया कि भाई जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो उनका मेंटल प्रेशर भी तो लेते हैं, मेंटल लेबर भी तो करते हैं, ठीक है। और कैपिटलिस्ट टेक्स द रिस्क, तीसरा पॉइंट है, और वही लोग रिस्क भी लेते हैं। मान लो कोई बिजनेस या कुछ भी चीज हम लोग ये करते हैं, मान लो मूर्ति बनाया दुर्गा पूजा के लिए, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, दुर्गा पूजा के लिए हजारों मूर्ति एक कैपिटलिस्ट बना दिया, लेकिन अब कोरोना आ गया, दुर्गा पूजा का मूर्ति क्या बड़ा बिक्री होगा? नहीं होगा, तो नुकसान किसका हो रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास का। तो ये रिस्क किसका है? कैपिटलिस्ट क्लास का। क्या वो जो लेबर क्लास आकर के पैसा देगा मालिक को, मालिक का आपका नुकसान हो गया, ले लीजिए पैसा, उसके बाद तो खुद ही नहीं है खाने के लिए। तो मार्क्स ने सिद्धांत को अच्छे रूप से प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ कुछ चीजों को छोड़ दिया, जैसे लैंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और मेंटल लेबर को छोड़ दिया है, कैपिटल टास्क को छोड़, रिस्क को छोड़ दिया है। तो ये रहा आपका कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़े किताब में, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।